So hello guys, welcome back to my channel HK Official. So yes, I'm there with you with BEE Unit 3 and Unit 4 numericals. कल मैंने यूनिट नंबर 6 के सारे न्यूमेरिकल्स को एक वीडियो में कन्वर्ट किया था एंड यस आपको बहुत पसंद आई होगी वो वीडियो। मैंने उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल्स आपको बताए थे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको एंड सेम में पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कराए थे, तो आई होप आपने वो वाली वीडियो देखी होगी एंड देन यू आर कमिंग टू दिस वीडियो। इसके अंदर मैं 2 यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स को कवर करूंगी, जिसमें हम यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एंड यस कुछ रिपीटेड भी हो सकते हैं जो कि मैंने वन शॉट में भी कवर किए हैं, क्योंकि मैंने वन शॉट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी ली है, मैंने डेफिनेशन से लेके न्यूमेरिकल्स तक आपको सब कुछ कराया है उन वन शॉट्स में, राइट। तो उनमें भी हो सकता है कि वो वाले न्यूमेरिकल्स हो, लेकिन मैंने सब टाइप के जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है एंड यू वांट कि आप एंड सेम में जो है ना पेपर देने के लिए जाते वक्त जो है ना आप एक बार बस नज़र डाल लो, मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके लिए लाई हूँ। एंड यस हर टाइप के इसके अंदर है जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने BEE इंजीनियरिंग फिजिक्स और SME के सारे वन शॉट्स इस चैनल पर प्लेलिस्ट पे अवेलेबल कर दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट्स। तो आई होप मेनी ऑफ यू हैव लर्न फ्रॉम देम एंड यस कि सबको बहुत अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे करते जाइए, मुझे बहुत पसंद है आपके कमेंट्स पढ़ना, तो मैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करती रहती हूँ। तो बस आप अपने जो भी आपके थॉट्स है मेरे लिए आप वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स में। जो भी पहले हम देख लेते हैं यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स। तो यस जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है न्यूमेरिकल्स की टेंशन खत्म। आपके तो सभी सब्जेक्ट्स की टेंशन खत्म हो गई होगी अगर आपने मुझसे पढ़ा है, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट वे में आपको पढ़ाया है। जितना आपको चाहिए ना बस उतना ही पढ़ाया है। इंजीनियरिंग में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग में बहुत ईजीली आप थोड़ा भी पढ़ के ना बहुत हाई स्कोर कर सकते हैं एंड यस आपको बैक नहीं रहेगा कोई भी सब्जेक्ट, आई विल मेक श्योर इट। चलो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये जो है ना इम्पॉर्टेंट टाइप के हैं। अगर मैंने वन शॉट में भी मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं कि मैंने उसमें भी लिए हैं कि नहीं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसमें भी कवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इंक्रीज योर फोकस लेवल एंड स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है लाइक अ सीरीज RLC सर्किट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी एंड कैपेसिटेंस ऑफ 50 माइक्रोफैरड कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो हमें 4 चीज़ें इसके अंदर दे दी है कैलकुलेट करने के लिए। तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें आते हैं फॉर 8 मार्क्स, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव 2 मार्क्स। तो सब जो है मतलब बहुत इजी है। अगर आपने कंसेप्ट जो है, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है देन न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा इजी जाएंगे, मेक श्योर। तो चलो इसमें हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है L, दैट इज इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है विच इज़ 50 माइक्रोफैरड एंड बताया है कि इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस दिस फेज सिंगल फेज दैट इज 230 वोल्ट, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर क्या होता था कॉस फाई, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर जो मैंने आपको सिखाया है, डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है इसके, क्या एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, ठीक है। उसके बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है वो मैंने एक साइड में लिख लिया। अब फर्स्ट जैसे कि हमें करंट कैलकुलेट करना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, वी नो कि अगर हम ओम्स लॉ के हिसाब से जाए तो V इज इक्वल टू IR, दैट इज I इज इक्वल टू V/R फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन इन दिस केस RLC यानी कि इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज देयर इन अ सिंगल सर्किट, तो हम ना ही इंडक्टेंस ले सकते हैं ना ही कैपेसिटेंस, एक को कंसिडर नहीं करेंगे। तो दोनों कंसिडर करने के लिए हमें जो है इम्पिडेंस लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये जैसे कि मैंने आपको सिखाया है RLC सर्किट के अंदर हमारे पास 3 केसेस होते थे, XL, XC और XL इक्वल XC, XL ग्रेटर देन XC, XL लेस देन XC, ये वाला 3 केसेस होते थे। अगर आपने मेरा वन शॉट देखा है तो आपको थ्योरी बहुत क्लियर होगी। तो मैंने उसमें बताया था कि सबसे पहले जो है आपको XL और XC जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के अंदर, जिससे कि आपको पता चलेगा ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने अब यहाँ पर XL कैलकुलेट किया, दैट इज बाय यूजिंग फॉर्मूला 2πfl, ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और इंडक्टेंस भी गिवन है। तो हमारे पास क्या आ गया, XL 31.42 ओम और XC का फॉर्मूला होता है 1/2πfc, ठीक है। तो वो क्या आ गया, हमारे पास F भी प्रेजेंट है, कैपेसिटेंस भी गिवन है, तो हमारे पास आ गया 63.66 ओम। अब इससे
हमें क्या पता चल रहा है कि XC इज ग्रेटर देन XL, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इससे हम क्या पता कर पा रहे हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि देखो जैसे कि नीचे मैंने इंपेडेंस के लिए फॉर्मूला लिखा है Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। तो ये XC माइनस XL स्क्वायर हमें यहाँ से ही मिला बिकॉज XC इज ग्रेटर देन XL। अगर ये पता ही नहीं होता तो हम क्या लेते, XL ग्रेटर देन XC अगर हुआ तो हम क्या लेंगे, XL माइनस XC। ठीक है, तो ये सब केसेस है, हमने RLC सर्किट के अंदर ये सब पढ़ा है। ठीक है, चलो ये तो हो गया फॉर्मूले की बात। अब हमें पता है रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है, XC और XL भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो जस्ट इस वैल्यू पुट करके हमें इम्पेडेंस मिल जाएगा, दैट इज 59.5 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें Z मिल गया तो हम यहाँ पर V भी गिवन है तो I निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हमारे पास I, V क्या है, वोल्टेज हमें 230 दिया हुआ था एंड Z हमें मिला था 59.5, तो हमें करंट आ गया 3.865 एम्पियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद हमसे पूछा था पावर फैक्टर। तो जैसे मैंने आपको बताया पावर फैक्टर होता है cos फाई, तो हमेशा cos फाई जो है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हमें फाई की वैल्यू नहीं निकालनी है। समटाइम्स व्हाट स्टूडेंट्स डू, cos फाई की वैल्यू जो आती है ना उससे फाई भी निकाल देते हैं, बट दैट इज नॉट पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर होता है cos फाई, तो आपको सिर्फ cos फाई तक निकाल के छोड़ देना है। आप फाई कब निकालोगे, जब आपको आगे रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर ये सब पूछा होगा देन। ठीक है, तो इस केस में हम निकाल रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू द सेफर साइड, अगर आपको पावर फैक्टर पूछा है तो यू हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ cos फाई ओनली। ठीक है, चलो cos फाई का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, R/Z दैट इज रेजिस्टेंस अपॉन इंपेडेंस। तो रेजिस्टेंस 50 दिया है एंड इंपेडेंस इज 59.5, तो cos फाई दैट इज पावर फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 0.84। ठीक है, अब हम फॉर द सेफर साइड हम फाई निकाल के रख लेंगे, दैट इज cos इनवर्स ऑफ 0.84। यू हैव टू यूज योर कैलकुलेटर वेरी फास्ट दिस टाइम। ठीक है, तो चलो cos इनवर्स को 0.84 में हमें क्या आ जाएगा 32.85। ओके, अब हमसे हमारा सेकंड क्वेश्चन तक हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा था एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर मैंने आपको क्या बताया था, P इज इक्वल टू VI cos फाई एंड रिएक्टिव पावर वी डिनोटेड बाय Q विच इज इक्वल टू VI sin फाई। ओके, तो V कितना है 230, I है 3.865 और sin फाई। अब यहाँ पर हम जो है फाई की वैल्यू पुट करेंगे साइन के साइड में। ठीक है, बिकॉज cos फाई की तो हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी 0.84, बट sin फाई की वैल्यू विल बी डिफरेंट, तो sin इंटू वॉट एवर द वैल्यू ऑफ फाई हैव टू पुट इट देयर, दैट इज 32.84। तो हमें Q क्या आ गया, दैट इज रिएक्टिव पावर इज 481.5। अब यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो चेक करते टाइम सबसे ज्यादा चेक करता है SI यूनिट्स को, क्योंकि पावर में सब लोग क्या कर देते हैं, SI यूनिट में पावर है तो सब वैट लिख देते हैं, बट इन दिस केस जैसे मैंने आपको सिखाया था वन शॉट में भी कि आपको एक्टिव पावर की जो है SI यूनिट वो वैट होती है, रिएक्टिव पावर की VAR होती है और ऑपरेंट पावर की VA होती है। ठीक है, वोल्ट एम्पियर, एंड दिस इज वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस। ठीक है, तो बस यही होता है क्या हमारे SI यूनिट्स, तो आपको SI यूनिट्स प्रॉपर देने हैं। देन लास्ट क्वेश्चन था फेजर डायग्राम इसके अंदर, तो आपको फेजर डायग्राम सिंपली हमारे पास फाई प्रेजेंट है, आपको करंट दिखा देना है, वोल्टेज दिखा देनी है। ठीक है ना, बहुत सिंपल, बस इतना ही था इस न्यूमेरिकल के अंदर एंड दिस न्यूमेरिकल कम्स फॉर 8 मार्क्स। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है सब प्रैक्टिस करें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको कैसे फॉर्मूला बिल्डअप करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल RLC इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आपको पहले XL XC निकालना है एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि किस केस का जो है ना हमारे पास क्वेश्चन है, XC ग्रेटर देन XL का क्वेश्चन है, XL ग्रेटर देन XC का, या XC इक्वल टू XL का है। तो इस पहले आपको केस जो है फाइंड आउट करना पड़ता है RLC के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलो सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। ये दिसंबर 2022 दैट इज लास्ट ईयर का PYQ है। देखो 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो a coil of 100 millihenry is connected in series with 25 ohm resistance across 230 volt 50 hertz supply। तो हमें यहाँ पर भी 4 चीजें जो है ना फाइंड आउट करने बोली हैं, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आधे लोग इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो वी ऑल नो व्हाट इज इट, XL। ठीक है, एंड इम्पेडेंस दैट इज Z फाइंड आउट करना है। देन अगेन करंट फाइंड करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। अब यहाँ पर ईच एलिमेंट ये कंफ्यूज करता है, ये क्यों कंफ्यूज करता है, देखो हमें क्या क्वेश्चन बोला है, अ कॉइल ऑफ 100 मिली हेनरी है, इसका मतलब क्या है कि इंडक्टेंस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर हमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों भी फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड व्हाट रिएक्टिव पावर पूछी है, तो यानी कि क्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो हमें गिवन क्या क्या है, L गिवन है,
ठीक है, इंडक्टेंस गिवन है, आपको एसआई यूनिट से जो है ना मतलब समझना है कि कैपेसिटेंस गिवन है या फिर इंडक्टेंस गिवन है। ठीक है, तो ये गिवन नहीं होगा हर बार, ये याद रखना। तो एल हमें गिवन है 100 मिली हेनरी था, तो 100 × 10⁻³ हेनरी। रेजिस्टेंस है 25 ओम, वोल्ट 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अगर सपोज आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, ठीक है, देखो ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रही हूँ, अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है एंड आपको उसका यूज हो रहा है, ठीक है, तो आपको हमेशा 50 हर्ट्ज ले लेना है। क्यों ले लेना है? बिकॉज इट इज द मतलब ऐसी वैल्यू है 50 हर्ट्ज जो कि यूज होती है हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर, एंड वी कैन से दैट इट इज बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इंडिया में भी फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 50 हर्ट्ज यूज होती है सर्किट के अंदर, सो दिस इज दैट इज वाई आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लेनी होगी। एंड जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है यानी एक्सएल, तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, दैट इज 2πfl। ठीक है, तो 2πf हमें पता है, एल भी हमें पता है, वैल्यूज पुट करिए एंड चेकआउट करिए आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, दैट इज 31.415 ओम। देन Z दैट इज इम्पेडेंस। इम्पेडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब देखो यहाँ पर RLC सर्किट नहीं है, सिंपल इंडक्टिव सर्किट है ना, तो वहां पर सिर्फ R² + XL² यूज होगा। एंड XL हमने फाइंड आउट कर लिया है, R भी हमें पता है, तो वी विल गेट इम्पेडेंस एज 40.148 ओम, है ना, सिंपल। उसके बाद हमसे करंट पूछा था, रिमेंबर यहाँ पर आपको R नहीं डिनोमिनेटर के अंदर आपको इम्पेडेंस लेना है, तो I = V/Z हो जाएगा, दैट इज 230/40.148, तो आपको मिल जाएगा 5.728 एम्पियर। फिर थर्ड में हमसे पूछा था वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, यानी कि आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज चेक करनी है एंड इंडक्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज चेक करनी है, दैट इज VR और VL। तो देखिए आप दोनों के लिए भी जो है फॉर्मूलाज अलग है, तो VR = IR होता है और VL = IXL होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस हुआ तो नॉर्मल आपको ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज करना है, एंड अगर इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस कोई भी ऐसी चीज है तो वोल्टेज के लिए आपको XL का यूज करना है या फिर XC का यूज करना है इन केस ऑफ कैपेसिटेंस। चलो, तो VR कैसे आ जाएगा? I × R, तो I और R दोनों भी हमें पता है, सो वी विल गेट 143.22 वोल्ट। और VL I भी हमें पता है और XL भी हमें पता है, तो वी विल गेट 179.94 वोल्ट। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट हमसे पूछा था रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर के लिए VI sin phi होता है। तो इन दिस केस अब हमने cos phi तो पहले से फाइंड आउट नहीं किया है, आप वैसे भी फाइंड आउट करके, आप बहुत मेथड्स हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, देख लो आप भी खुद करके आंसर करेक्ट आ रहा है यानी मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिफरेंट मेथड बताया है। अगर आपको डायरेक्टली sin phi को है उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, sin phi की, तो आप क्या करोगे, आप XL/Z, ये वाला फॉर्मूला होता है sin phi का, मैंने आपको अपने वन शॉट में भी ये बताया हुआ है, XL/Z। तो यहाँ पर हमें XL भी पता है, Z भी पता है, इससे हमें डायरेक्टली sin phi मिल गया, एंड वही हम जो है VI sin phi दैट इज रिएक्टिव पावर के अंदर पुट करेंगे, सो वी विल गेट 1030.76 VAR, है ना, सिंपल। तो ये हो गया हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। अब देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। देखो, अब यह है इंडक्टिव कॉइल having negligible resistance and 0.1 Henry inductance is connected across 200 volt 50 Hz supply। तो यहाँ पर हमें अब तीन चीजें बोली हैं, एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL फाइंड आउट करने बोला है, फिर RMS वैल्यू फाइंड आउट करने बोली है करंट की। अभी तक हम नॉर्मल करंट फाइंड आउट कर रहे थे, नाउ दे हैव सेड अस टू फाइंड आउट RMS वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन। एंड थर्ड क्वेश्चन है स्टेट इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट। अब हमें जो है इक्वेशन स्टेट करना है वो वोल्टेज एंड करंट। चलो, तो अभी यहाँ पर हमें L दैट इज इंडक्टेंस दिया है 0.1 हेनरी। अब यहाँ पर रिमेंबर जो भी हमें वोल्टेज जैसे कि कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट, ठीक है, अब यहाँ पर मेंशन नहीं करा है, तो ये आपको VRMS कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग, यूजुअली वी डोंट राइट इट लाइक दैट, V ही लिखते हैं हम यूजुअली, बट यहाँ पर जैसे कि हमें करंट की वैल्यू RMS में पूछी है, तो वी हैव टू मेंशन लाइक ये भी VRMS की वैल्यू है, दैट इज 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL, तो वही सेम फॉर्मूला ओमेगा L दैट इज 2πfl। यहाँ पर F भी प्रेजेंट है हमारे पास, L भी प्रेजेंट है, तो क्या मिल जाएगा 31.415 ओम। उसके बाद हमसे IRMS पूछा है, तो IRMS वही फॉर्मूला होगा, डोंट वरी, IRMS = VRMS/XL। ठीक है, तो यहाँ पर XL की वैल्यू हमें पता है, VRMS की भी वैल्यू हमें गिवन है 200। ठीक है, तो हमें IRMS क्या मिल गया 6.37 एम्पियर। थर्ड में हमसे पूछा था वोल्टेज और करंट का इक्वेशन, तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, V = Vm sin ω t, ओमेगा की
की जगह आप रिप्लेस कर दो 2 पाई एफ एंड यहाँ पर रिमेंबर, अब यहाँ पर जो हमारे पास V की वैल्यू थी वो VRMS की वैल्यू थी, है ना। अब यहाँ पर जो है हमारे वोल्टेज के इक्वेशन के अंदर हमें VM sin ओमेगा t है, दैट इज मैक्सिमम V। सो यहाँ पर VM जो है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ VRMS। देखो अब यहाँ पर 2 कट हो गया है, तो VRMS इज इक्वल टू VM अपॉन √2। ये जो है फॉर्मूला होता है किसका, विच इज द रिलेशन बिटवीन VRMS एंड मैक्सिमम V। सो बस यही होता है। तो यहाँ से हम VM कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, VRMS इंटू √2, जस्ट रीअरेंज किया है। VRMS हमें पता है 200 एंड √2, कैलसी में पुट करिए आपको मिल जाएगा 282.84 वोल्ट। अब बस यहाँ पर आपको जो है इक्वेशन के अंदर जितनी वैल्यूज आपको पता है वो सब पुट कर देनी है, दैट विल बी योर इक्वेशन फॉर वोल्टेज। तो यहाँ पर VM sin 2 पाई FT ये वाला इक्वेशन था, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू VM क्या मिला हमें 282.84 sin 2 पाई F, दैट इज 2 पाई एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड T एज इट इज, क्योंकि T के बारे में कुछ बोला नहीं है हमें। सो V इज इक्वल टू 282.84 sin 100 पाई T। ठीक है, आप 100 पाई को भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बस ये आ गया हमारा क्या, वोल्टेज का इक्वेशन। अब आपको करंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो, अब ये कौन सा सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट है, बिकॉज हमें L की वैल्यू गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है। तो याद रखना आपको जो है करंट का इक्वेशन, जैसे कि हमने डेरिवेशंस के अंदर देखा था ना, वो करंट के इक्वेशन में -π/2 आता था, ठीक है, फेज एंगल में। तो ये आपको I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा t -π/2 करना है, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। एंड यहाँ पर भी IM हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, IRMS प्रेजेंट है, जो हमने सेकेंड स्टेप में निकाला था। तो IM इज इक्वल टू VM अपॉन XL हो जाएगा। VM यानी कि आपको मैक्सिमम वोल्टेज क्या गिवन है, तो 282.84, ठीक है, गिवन नहीं है, हमने फाइंड आउट किया था VM, तो यहाँ पर हमें मिला था वो 282.84 अपॉन XL क्या है 31.4। तो आपको मैक्सिमम करंट आ गया 9 एम्पियर। तो बस आपको जो है इक्वेशन में पुट कर देना है, बाकी 2 पाई F को तो आप 100 पाई भी लिख सकते हो। तो बस ये आ गया आपका करंट का इक्वेशन, क्या I इज इक्वल टू 9 sin 100 पाई t माइनस y/2। तो हमने जो है तीनों भी इक्वेशंस फाइंड आउट कर, तीनों भी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, दोनों इक्वेशंस फाइंड कर दिए वोल्टेज के एंड करंट के, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं, 6 सब क्वेश्चंस हैं। तो देखो सब कैसे इजी है, बस आपको जो है फॉर्मूलाज याद रखना है एंड करेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। चलो यहाँ पर क्या दिया है, RL सर्किट की बात हो रही है। तो RL सर्किट व्हेन सप्लाइड 180 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC वोल्टेज, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस इज 150 वोल्ट, द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट इज 5 एम्पियर एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL फाइंड करना है, इंडक्टेंस यानी L फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करना है, VR दैट इज वोल्टेज अक्रॉस R फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर cos phi एंड देन लास्ट में फेजर डायग्राम। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम सप्लाइड वोल्टेज अलग दी हुई है एंड वोल्टेज ड्रॉप अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, VS यानी कि सप्लाई वोल्टेज 180 वोल्ट गिवन है एंड देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस यानी कि VL हमें गिवन है 150 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड करंट 5 एम्पियर। तो फर्स्ट जो है हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, XL के लिए ओमेगा L यानी 2 पाई FL। तो हमें 2 पाई FL से फाइंड आउट तो कर ले, लेकिन L तो गिवन ही नहीं है ना, तो L गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज XL इज इक्वल टू VL अपॉन I, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो VL की जो वैल्यू आएगी वो 150 आएगी, और VL की वैल्यू 150 गिवन है और करंट भी 5 है, तो इससे हमारे पास सिंपली XL आ गया 30 ओम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स तो फर्स्ट स्टेप में ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि XL में L ही नहीं गिवन है, तो हम फाइंड आउट कैसे करें। तो आपको ये सेकेंड अल्टरनेटिव जो फॉर्मूला है XL का वो याद रखना है, ठीक है। सो यू विल स्टैंड आउट अमंग देम। चलो सेकेंड क्या है, अब हमसे पूछा है सेकेंड में इंडक्टेंस, तो अब जो है हमें L फाइंड आउट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली, दैट इज XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। XL हमें पता है, फ्रीक्वेंसी भी हमें पता है, तो हम L फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली। तो L इज इक्वल टू XL अपॉन 2 पाई F, रीअरेंज करने के बाद एंड फाइनली वी विल गेट 0.095 हेनरी। ओके, तो इंडक्टेंस भी मिल गया। उसके बाद हमसे रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस यानी कि R, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL का स्क्वायर। तो यहाँ पर बस उनको स्क्वायर कर देंगे, Z तो इधर से हम R जो है ना वो निकाल लेंगे लेफ्ट साइड में एंड देन राइट साइड में कैलकुलेशंस कर लेंगे, तो वी विल गेट √Z² माइनस XL का स्क्वायर। बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट, अब यहाँ पर Z जो है देखो मैंने साइड में निकाला हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको जो चीज़ की भी जरूरत पड़े आप साइड में निकाल सकते हो एंड देन यू हैव टू शो, बट हाँ कहाँ से आया वो आपको शो करना पड़ता है। देखो Z मैंने कैसे निकाला,
सप्लाई वोल्टेज अपॉन आई से निकाला, ठीक है। रिमेंबर रेजिस्टेंस में हमें इंडक्टिव वोल्टेज यूज नहीं करनी है, हमें सप्लाई वोल्टेज यूज करनी पड़ेगी। एंड अपॉन आई तो 180 अपॉन 5 हमें 36 मिल गया, तो रेजिस्टेंस हमारे पास आया 19.89 ओहम। उसके बाद हमसे पूछा था वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस यानी वी आर, तो वो तो सिंपल है, आई आर से हमारे पास आ जाएगा 99.45 वोल्ट। अब पावर फैक्टर का भी इजी फॉर्मूला है cos फाई विच इज आर अपॉन जेड, तो जैसे ही हमने जेड ऊपर फाइंड आउट किया यहाँ पर भी हमें उसका यूज हो गया, तो यहाँ पर 19.89 जो रेजिस्टेंस हमें मिला था और जेड जो हमने निकाला अभी 36, ठीक है, तो वो हमें आ गया 0.552। अब ये भी आप शो कर सकते हो कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। अब ये कहाँ से मिला, तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है सो दिस विल बी वेरी क्लियर फॉर यू, क्योंकि आरएल जो सर्किट है, आरएल सर्किट के ऊपर ही ये न्यूमेरिकल है, तो आरएल सर्किट के अंदर करंट जो है वो लैग करता है बिहाइंड द वोल्टेज, तो ये हो गया हमारा cos फाई। अब जो है लास्टली हमसे बोला था फेजर डायग्राम, तो हमें आरएल सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ऐसे निकालना पड़ेगा जिसमें आप वी दिखा सकते हो, फाई दिखा सकते हो और आई की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। तो आई होप आपको समझा होगा। देखो 6 चीजें पूछी थी लेकिन शॉर्ट चीजें थी, बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना था, तो बस यही ट्रिक से जो है आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एंड कम मतलब टाइम में आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो ये होगा यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स। अब देखते हैं हम यूनिट 4 के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है PYQ है एंड यस 8 मार्क्स के लिए ये पूछा गया था, जिसमें आपको बोला है 10 kVA 3300 per 220 volt single phase 50 hertz transformer has EMF per turn equal to 10. Calculate turns on primary side, turns on secondary side, maximum flux in core, primary and secondary full load current, ठीक है। तो ये शायद मैंने वन शॉट में भी कराया हुआ है, लेकिन यस ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने वापस से कराया। अब आप ये कमेंट मत करना कि आपने यही जो है वन शॉट में भी पढ़ाए थे, कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने इसके अंदर लिए हैं, अब वो मुझे वापस से यूँ लेना पड़े क्योंकि यही जो इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहाँ से और एक्स्ट्रा लाऊं बताओ, जो आपको इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ाऊंगी ना, एक्स्ट्रा अगर जो नहीं आ रहा है वो पढ़ा के क्या फायदा है, ठीक है। तो आप जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना बस इतने पे फोकस करिए एंड ये आप देखोगे कि यही टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है आपके एंड सेम में दिखेंगे आपको, होप सो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, देखो E1 अपॉन N1 दिया है, दैट इज EMF पर टर्न। EMF पर टर्न किसके, देखो यहाँ पर लिखा है ना EMF पर टर्न इक्वल टू 10 न्यूमेरिकल के अंदर, तो E1 अपॉन N1 हमें 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम E1 जो है हमारा V1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम E1 को रिप्लेस कर देंगे V1 से, तो हमें मिलेगा V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से हम रीअरेंज करेंगे तो N1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन 10 होगा। तो V1 हमें क्या दिया हुआ है, देखो तो 3300 दिया हुआ है टर्न्स, ठीक है। V1 अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें मिल जाएगा 330 टर्न्स, ओके। अब सेकेंडली हमें जो है N2 भी निकालना है, तो M2 के लिए भी सेम करेंगे, V2 अपॉन 10 इज इक्वल टू N2, तो N2 इज इक्वल टू 220 अपॉन 10 यानी कि 22 टर्न्स, ठीक है। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बोला था एंड इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डेरिवेशन था, EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर था, ठीक है। तो बस यही वाला जो डेरिवेशन है इसका वो भी इंपॉर्टेंट है एंड फॉर्मूला भी यूज हो जाता है। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला जैसे कि हमें मैक्सिमम फाई निकालना था, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज E1 इज इक्वल टू 4.44 F5M N1, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंज करके 5M निकाल लेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा E1 अपॉन 4.44 F N1। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके हमें 5M दैट इज मैक्सिमम फाई मिल जाएगा 0.045 वेबर। देन हमसे बोला था करंट, ठीक है, फुल लोड करंट I1 और I2, तो FL मीन्स फुल लोड, तो I1 होता है KVA इंटू 1000 अपॉन V1, ये वाले फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है, वन शॉट के अंदर। तो KVA हमें 10 दिया हुआ है, I1 की अगर हम बात करें इंटू 1000 अपॉन V1 तो 3300 ही है, तो वैल्यू हमारे पास I1 की आ जाती है 3.03 एम्पियर। उसके बाद I2 भी सेम निकालेंगे, जस्ट हमारे V2 जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज 220, तो हमें I2 क्या मिलता है 45.45 एम्पियर। तो बस ऐसे ही हो जाता है ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व। अब देखो ये वाला भी न्यूमेरिकल है जो कि अगस्त 22 में पूछा गया है, लास्ट ईयर ही PYQ में। तो आप देख सकते हो हमसे क्या बोला है, 3 आइडेंटिकल इम्पिडेंसेस सच एज 6 + j8 ohm are connected in star across 3-phase 415 volt 50 Hz AC supply. Determine the voltage, phase current and line current, 3-phase active, reactive and apparent power. तो ये सब हमसे फाइंड आउट करने बोला है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें 3 आइडेंटिकल इम्पीडेंसेस यानी कि इम्पीडेंस दिया हुआ है 6 + j8, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 6 + j8। अब हमें पता है कि 6 जो है वो R होता है और 8 जो गिवन है वो X होता है, ठीक है। तो यहाँ पर R यानी रेजिस्टेंस हो जाता है एंड X
यानी कि रिएक्टेंस हो जाता है, ये भी याद रखना। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे क्या बोला है, डिटरमाइन लाइन वोल्टेज यानी कि VL फाइंड आउट करने बोला है। एंड रिमेंबर ये जो क्वेश्चन है ये स्टार कनेक्शन के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो VL इज इक्वल टू 415 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें दिया ही है ना वोल्टेज 415 और लाइन वोल्टेज वही होता है जो कि गिवन होता है। उसके बाद हमसे बोला है फेज वोल्टेज भी फाइंड आउट करने के लिए। तो फेज वोल्टेज के लिए हमारे पास रिलेशन होता है स्टार कनेक्शन के अंदर, जो कि मैंने आपको डेरिवेशन बहुत इजीली बहुत टाइम देके पढ़ाया था वन शॉट में कि तो इसके अंदर हमें पता है VL क्या होता है, VL इज इक्वल टू √3 VPH। तो यहाँ पे से हम VPH निकाल लेंगे, दैट इज VL अपॉन √3। तो VL हो जाएगा 415 अपॉन √3 दैट इज 239.6 वोल्ट, ठीक है। एंड देन हमसे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज हमने निकाल लिया। अब हमसे बोला है लाइन करंट और फेज करंट निकालने के लिए। तो स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट और फेज करंट दोनों इक्वल होते हैं, तो हम दोनों को इक्वल करके एक बार में ही निकाल देंगे, दैट इज VPH अपॉन ZPH इस फॉर्मूले से, ठीक है। V अपॉन ZD आप याद रखिए, बट हमने PHU इसके अंदर डाल दिया बिकॉज स्पेसिफिकली हम PH के लिए निकाल रहे हैं, दैट इज तो हमें मिल जाएगा VPH अपॉन Z क्या होता है √R² प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा R और x जो है हमें Z के जो इक्वेशन है हमें उससे मिल जाएगा 6 और 8, ठीक है। तो हमें 23.96 एम्पियर मिल गया। उसके बाद हमसे पावर निकालने बोली थी, तो हमें याद रखना है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के अंदर जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर होती है ना उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना होता है बिकॉज वी आर डीलिंग विथ 3 फेज हियर, ठीक है। जो हम पहले देखते थे वो सिंगल फेज था, यहाँ पर हमें 3 फेज के बारे में बात हो रही है, तो हमें 3 VPH IPH cos phi के बारे में बात करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए पहले तो हमें पावर फैक्टर दैट इज cos phi को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला एक ही है R/Z, तो 6/10 से हमें 0.5 मिल गया। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 3 इंटू VPH की वैल्यू 239.6, IPH की वैल्यू 23.96 और cos phi की वैल्यू 0.6। तो आपको 10333.4 वैट ये आ गई हमारी पावर, है ना सिंपल। तो ऐसे ऐसे PYQs देखो आए हुए हैं। तो अब यहाँ पर ये भी है कि एक PYQ है अगस्त 22 में पूछा गया था। देखो ये वाले PYQs जो है ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ट्रांसफार्मर के जो है न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो 80 किलो वोल्ट एम्पियर 1000 पर 250 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 1000 वैट एंड कॉपर लॉस ऑफ 400 वैट। यानी कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस, हमने ये दोनों लॉसेस के बारे में बात करी थी, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है। एंड मैंने आपको कीवर्ड्स भी बताए थे कि आपको आयरन लॉस में और कॉपर लॉस में क्या क्या याद रखना है। अगर आपको याद होगा तो मुझे तो अभी तक याद है, मैंने पढ़ाया था, बस आपको भी याद रहना चाहिए ऐसे ही। चलो रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ऐसे एक बार वीडियो देख के ऐसा नहीं कि आपके सब दिमाग में रह जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, देन ओनली आप जो है एंड टाइम तक याद रख पाओगे। चलो यहाँ पर आयरन लॉस दिया हुआ है, कॉपर लॉस दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन इट्स प्राइमरी ड्रॉज करंट ऑफ 50 एम्पियर कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ फुल लोड एंड पावर फैक्टर दिया है एंड एफिशिएंसी ऑफ हाफ लोड एंड पावर फैक्टर दिया है। तो फुल लोड के लिए हमें N1 लेना होता है, हाफ लोड के लिए हाफ लेना होता है। तो बस वही है, देखो गिवन लॉस ऑफ कॉपर इज नॉट फुल लोड कॉपर लॉस, तो हमें फुल लोड कॉपर लॉस निकालना पड़ेगा पहले तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फुल लोड प्राइमरी करंट अपॉन गिवन प्राइमरी करंट का होल स्क्वायर इनटू गिवन कॉपर लॉस, ठीक है। अब हमें फुल लोड प्राइमरी करंट फाइंड आउट करना है, तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था I1 दैट इज फुल लोड के लिए KVA इंटू 1000 अपॉन V1। तो KVA 80 है और 1000 एज इट इज V1 भी 80 गिवन है, तो हमें I1 क्या आ गया 80 एम्पियर। तो यहाँ पर हम इस वाले ऊपर वाले जो फॉर्मूला था हमें कॉपर लॉस के लिए फाइंड आउट करने के लिए फुल लोड के लिए, तो बस वही यहाँ पर हम पुट कर देंगे 80/50 का होल स्क्वायर इंटू 400। तो हमें फुल लोड कॉपर लॉस मिल जाएगा 1024 वैट। देन सेकेंडली हमसे अब जो है जो क्वेश्चन हमें से पूछा हुआ है दैट इज एफिशिएंसी ऑफ फुल लोड एंड पावर फैक्टर इज 0.8, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया, कॉपर का फुल लोड निकाल लिया बिकॉज हमें कॉपर फुल लोड लॉस दिया हुआ नहीं था। तो यहाँ पर हमें N जो है वो 1 लेना है बिकॉज फुल लोड है एंड cos phi 0.8 दिया है, तो यही दो वैल्यूज गिवन है। अब ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है जिसमें इजी है, देखो N KVA cos phi इंटू 1000, वही आपको डिनोमिनेटर में लिखना है अगेन N KVA cos phi इंटू 1000 प्लस PI, ये PI क्या है आयरन लॉस, प्लस N स्क्वायर, N क्या है यहाँ पर फुल लोड या जो भी लोड है, ठीक है वो, एंड P कॉपर फुल लोड। तो यहाँ पर इसीलिए हमने जो है कॉपर का फुल लोड निकाला था
क्या, लॉस। ठीक है, अभी कोई कोई लोग इसको पावर समझ लेते हैं, पी गिवन है तो यहाँ पर ये पावर नहीं है, लॉस है, क्या, कॉपर का लॉस, और पी आई है आयरन का लॉस। ठीक है, चलो ये यहाँ पर हमें मिल जाएगी परसेंटेज। तो यहाँ पर से हमें सारी वैल्यूज पुट करने के बाद मिल गया 96.93%। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला था एफिशिएंसी एट हाफ लोड एंड पावर फैक्टर 1 दिया था। हाफ लोड बोला है तो एम एन जो है हम 1/2 यानी कि 0.5 लेंगे, एंड कॉस फाई जो है वो 1 दिया है। ठीक है, तो परसेंट एन एफ एल की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, जस्ट 1 जहाँ था वहाँ पर 0.5 एंड कॉस फाई की जगह 1 पुट करके हमें एफिशिएंसी आ जाएगी 96.95%, है ना। तो बस यही था, इजी था। जस्ट आपको याद रखना है कि आपको जो लोड है ना एन, उसकी वैल्यू क्या लेनी है, बस वही। और यहाँ पर आपको फुल लोड कॉपर जो है लॉस निकालना पड़ेगा, वो भी आप निकाल लोगे, है ना, इजी। तो बस ऐसे ही आपको करना था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने नहीं कराया है वन शॉट के अंदर, तो ये 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कभी कभी जो है पूछा जाता है, तो बस फॉर द सेफर साइड एक बार नजर मार के जाइए, इजी है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर टफ नहीं है। तो इसमें हमको क्वेश्चन क्या है, देखो, नो लोड एंड फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब हो जाता है cos phi 1। ठीक है, रीडिंग्स ऑफ डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर आर एस गिवन बिलो, फाइंड इट्स एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। यानी कि ऐसा कुछ आपको जो है टेबल गिवन होगा। ठीक है, तो टेस्ट प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, ऐसे आपको V1 I1 और W1, यहाँ पर W क्या है तो रेंज ऑफ वैट मीटर है। ठीक है, तो W1 रेंज ऑफ वैट मीटर 1 एंड रेंज ऑफ वैट मीटर 2 W2 हो जाता है। चलो, V1 I1 दिया है, V2 I2 दिया है फॉर नो लोड एंड फुल लोड। ठीक है, तो सबके लिए वैल्यूज अलग अलग दी हुई है। पहले हमें फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि cos phi 1। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, परसेंट एफिशिएंसी W2 अपॉन W1 इंटू 100। तो यहाँ पर W2 गिवन नहीं है, तो पहले हम W2 फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, VI cos phi, है ना। तो V2 I2 cos phi लेंगे, बिकॉज वी आर डीलिंग विद W2 ईयर। तो यहाँ पर V2 देखो, आपको जो है टेबल में से वैल्यूज को निकालना है। तो यहाँ पर आपको V2 क्या गिवन है, देखो आपको V2 आप किसके लिए देख रहे हो, फुल लोड के लिए देख रहे हो ना, तो आपको फुल लोड के अंदर देखना है, नो लोड वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो फुल लोड के अंदर V2 आपको क्या दिख रहा है, 102.5 इंटू I2 क्या दिख रहा है फुल लोड के लिए, फुल लोड के अंदर 35 इंटू आपको cos phi तो 1 ही रखना है, तो उसके लिए सोचना नहीं है। तो आपको W2 मिल गया 3587.5 वैट। उसके बाद आप जो है परसेंट एफिशिएंसी निकाल सकते हो, कैसे, W2 अपॉन W1 इंटू 100 जो हमारा फॉर्मूला था। तो हमें W2 मिल गया 3587.5 अपॉन W1 गिवन था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो टेबल के अंदर W1, ठीक है, फुल लोड के अंदर 3700, तो वो यहाँ पर लिख दिया इंटू 100। तो हमारी एफिशिएंसी आई 96.959%। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमें जो है वोल्टेज रेगुलेशन निकालना था। जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त वन शॉट में बताया हुआ है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, वो होता क्या है वो भी सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, V2 नो लोड माइनस V2 फुल लोड अपॉन V2 नो लोड। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको टेबल में से वैल्यू निकालनी है, V2 फॉर नो लोड एंड V2 फॉर फुल लोड। तो यहाँ पर 110 है किसके लिए, नो लोड के लिए, एंड 102.5 है फुल लोड के लिए। तो बस वही आपको यहाँ पर पुट करनी है। आई थिंक मैंने यहाँ पर 100 पुट कर दिया है, 100 नहीं है, 110 है। ठीक है, V2 फॉर NL। तो बस आप वही वैल्यू पुट करके देखिए, तो आंसर अगर वेरी भी हो रहा है तो बस आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से देख लीजिए। 110 लेना, ठीक है, V2 को मैंने यहाँ पर 100 ले लिया है, बस इंटू 100 करके आपको परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लिए आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे डाउट है कि राइट है कि नहीं, बस आप 110 लेके चेकआउट कर लीजिए। चलो, तो ये जो है हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं किसके, हमारे यूनिट नंबर 4 के एंड यूनिट नंबर 3 के। तो आई होप आपको सब समझ में आए होंगे। एंड यस, मैंने रिपीटेड लिए हैं, जो मैंने वन शॉट में लिए थे हो सकता है वो भी आ गए हो, बट यस यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही करने हैं। एंड क्योंकि मैं नहीं लेने वाली थी ये वाला लेक्चर, लेकिन आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि आपको अलग सेपरेट वीडियो चाहिए न्यूमेरिकल्स के ऊपर, इसीलिए मैंने बस आपके कमेंट्स के ऊपर ही मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। अदरवाइज सब कुछ वन शॉट में मैंने दे दिया है। मैंने वन शॉट ऐसा बनाया ही नहीं है कि आपको कुछ और वापस से देखने की ज़रूरत पड़े। तो बस आप यही रेफ़र करिए। एंड जो मैंने वन शॉट्स आपको दिए हुए हैं, सब जो है लेक्चर्स भी आपको हैं, नोट्स भी आपको दिए हुए हैं, तो बस आप रिवाइज करने का काम कीजिए। एंड यस, मैं आपको कहूँगी कि अब जो है आपका मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स पे भी फोकस करिए थोड़ा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज मैथ्स तो चलिए प्रैक्टिस में रहता ही है, लेकिन ये जो भी आपके यूनिट्स नहीं हुए हैं तो आप देख लीजिए, आपको जो है नोट्स भी गिवन है एंड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आपको बहुत
बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर नहीं किया है तो आप देख लीजिए, एंड आपको टाइम भी है, जो है गैप्स दिया हुआ है ना, पेपर के बीच में गैप्स हैं, तो बस उनमें आप जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की उसको कोशिश कीजिए। एंड यस, आप बताइए मुझे आपको और क्या चाहिए। एंड यस, बस स्टडी पे फोकस करिए, अब 1-2 हफ्ता कुछ मत देखिए, बस आपको स्टडी पे फोकस करना है। एंड यस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर थोड़ा-सा भी आपको इसमें से समझा होगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड चलिए, आज के लिए मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। एंड यस, चलिए बाय, मिलते हैं जल्दी।